Assalamualaikum. My name is Moiza Nisar and the topic of my electrotherapy presentation is medium frequency currents. Okay, first we'll talk about medium frequency currents. What are medium frequency currents? Medium frequency currents are basically, as the name denotes, that their frequency is in medium range. Like their frequency ranges from 1000 to 10,000 hertz. This is the basic definition of medium frequency currents about their frequency. Right, then we'll talk about, like, because we're studying electrotherapy, so we will study that how medium frequency currents are used for therapeutic purposes. So medium frequency currents are basically are basically more preferred than low frequency currents, because their frequency is a bit higher than the low frequency currents, and they are more comfortable for the patients, they are more tolerable, and they have great penetration rate. लाइक कैसे कि जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी करंट्स होते हैं वो पेशेंट को फील होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो वो पेशेंट के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं होते, उतने टॉलरेबल नहीं होते. इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज ज़्यादा होती है, इसलिए पेशेंट को ये इतने ज़्यादा फील नहीं होते, और इसलिए इनके थ्रू जो हम थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए जब इन्हें हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं, फील कम होते हैं, इसलिए पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होते हैं. Okay, so medium frequency currents are also called as interferential currents or dynamic currents. So what are interferential currents? Interferential currents are basically medium frequency currents, but their definition differ a bit. Like interferential currents, like not that, but लेकिन interferential currents में क्या होता है कि हमारे जो मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ्स होती हैं ना, लाइक हमारी दो मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ्स जब मिलकर एक लो फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. लाइक जब हमारी दो मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ्स मिलती हैं आपस में, लाइक इंटरफेरेंशियल है तो इंटरफेयर करती हैं, और उसके बाद जब लो फ्रिक्वेंसी करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो तब हम उसे कहते हैं कि इंटरफेरेंशियल करंट है. ओके, नेमिक करंट्स भी हमारे पास यही होते हैं. इसकी डिटेल आगे फर्दर इस वीडियो में है, मिल जाएगी. तो ओके, अब हम ये बताएंगे कि हम लाइक जनरल बताएंगे कि हम, जिस तरह पहले भी बताया कि हम इंटरफेरेंशियल करंट और मीडियम फ्रिक्वेंसी क्यों यूज़ करते हैं. इसलिए यूज़ करते हैं कि ये स्किन के लिए रेजिस्टेंस, मतलब स्किन की रेजिस्टेंस इनके लिए कम होती है. जिस तरह पहले कहा कि कंफर्टेबल होते हैं पेशेंट के लिए, टॉलरेबल ज़्यादा होती हैं, और स्किन मतलब इरिटेट इतनी नहीं होती इनसे ज़्यादा, और रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं देते. लाइक इम्पीडेंस कम होती है. इम्पीडेंस क्या है? अब इम्पीडेंस हमारे पास होती है, लाइक हमारी जो हम किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस, उसकी कंडक्टेंस और उसकी इंडक्टेंस, इन सबको जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं ना, तो वो हमारे पास आ जाती है हमारी इम्पीडेंस. ठीक है, इम्पीडेंस हमारे पास बेसिकली ये होती है. बेसिकली ये हमारे पास रेजिस्टेंस ही होती है. किसी भी सर्किट में इसको जी से डिनोट किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी हम किसी करंट के थ्रू थेराप्यूटिक इफेक्ट लेते हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिए, आपके थेराप्यूटिक इफेक्ट में बहुत ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस आएगी, तो ऑब्वियसली उसका वो इफेक्ट नहीं आ सकेगा. इसलिए हम इम्पीडेंस को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन सब में. अब उसके बाद हमारे पास आता है हमारा प्रिंसिपल. लाइक हमारी मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरफेरेंशियल करंट्स कह लें, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स कह रहे हैं, इंटरफेरेंशियल थेरेपी कह लें, डायनामिक करंट्स कह लेते हैं, ऑल सेम. ओके, तो हमारी इंटरफेरेंशियल जो थेरेपी है, इसका हमारे पास इफेक्ट क्या आता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ओके, सॉरी, नॉट इफेक्ट, प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरफेरेंशियल थेरेपी के हमारे प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें हम दो मीडियम, जैसे पहले बताया इंटरफेरेंस वाला, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स को यूज़ करते हैं, और उनको हम उनकी जहाँ दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स लेते हैं उनकी इंटरफेरेंस होती है. लाइक एक पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को बॉडी के अंदर इंटरफेयर करते हैं, और उस पॉइंट पे हमारी एक न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जो कि इस फ्रिक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं हमारी बीट फ्रिक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई है हमारी बीट फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? बेसिकली देखिए, जब हमारे पास मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स, जिस तरह हमने इंटरफेरेंशियल करंट में कहा था, हमारे पास दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट की वेव्स हैं. दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट की वेव, जिस तरह मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट की वेव जब आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पे बॉडी में आके, हम उनको दो अलग जगह से बॉडी में डालते हैं उनको, और जब वो एक पॉइंट पे आके इंटरफेयर करती हैं, उसके बाद वहाँ पे उनके इंटरफेयर करने के बाद एक नई फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट होती है.
वो जो नई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती है वो हमारे पास न्यू वेव आती है, वो हमारी थेरेप्यूटिक वेव होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, वो हमारे पास आती है बेसिकली हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी काफ़ी एक्सप्लेनेशन आगे भी है। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी की, मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। लाइक एक हमारे पास है 5000 हर्ट्ज़ की और एक हमारे पास है सपोज 3800 हर्ट्ज़ की। दो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। अब इनको हमने बॉडी में थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए पेशेंट के ऊपर इनको हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाया और उनसे वेव्स पेशेंट की बॉडी में जा रही। अब वो एक पॉइंट पे जाके जो हमारा थेरेप्यूटिक पॉइंट है, जहाँ पे हमें जो है थेरेप्यूटिक पर्पस चाहिए, वहाँ पे जाके वो इंटरफेयर कर रही हैं और एक नई वेव जनरेट हो रही है जो जिनकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों से कम है। और उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1800 हर्ट्ज़, 1200 हर्ट्ज़, सॉरी 5000 और 3800 हर्ट्ज़ की हमने ली थी, तो उसकी जो न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वो हमारे पास 1200 हर्ट्ज़ होगी, वो हमारी बीट फ्रिक्वेंसी होगी। जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी, ये अब जो वेव आएगी बीट फ्रिक्वेंसी के साथ, ये हमारी थेरेप्यूटिक पर्पस की होगी वेव। ये हमारे अंदर बॉडी पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक पर्पसेस करेगी। ये हमारा बीट फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट है, ये मेन प्रिंसिपल है इसका। दो मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेव्स लेना, वो मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेव्स जाके इंटरफेयर करेंगी, उनसे एक नई वेव जनरेट होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी बीट फ्रिक्वेंसी। वो बीट फ्रिक्वेंसी की वेव फिर जाके पेशेंट को ट्रीट करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं फेज़। देखें, जब भी हम किसी भी वेव की बात करते हैं तो उसमें हम उसके फेज़ को ज़रूर देखते हैं। अब फेज़ क्या होता है, देखिए जब भी कोई करंट ट्रैवल करता है ना, या कोई वेव ट्रैवल करती है, वो किसी फेज़ में ट्रैवल करती है। अगर वो सेम फेज़ में ट्रैवल कर रही है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सेम फेज़ और ऑपोजिट फेज़। देखिए, अगर वो करंट ट्रैवल जो कर रहा है ना, वो 0 से 180 डिग्री में ट्रैवल कर रहा है, तो वो हम कह देंगे कि ये सेम फेज़ में ट्रैवल कर रहा है। और अगर वो 180 से 360 डिग्री में लो ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसे कह देंगे ऑपोजिट फेज़ में ट्रैवल कर रहा है। ये हमारे पास फेज़ आ जाता है। अब क्या है कि हम लोग जब जब भी देखने लगते हैं करंट्स को, वेव्स को, तो हम उसका फेज़ देख लेते हैं ताकि हमें उस करंट को स्टडी करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये हमारे पास फेज़ आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो जिस तरह हम लोगों ने पढ़ ली कि हम इंटरफेयर करवाते हैं। अब देखो, जब हम किसी वेव की इंटरफेरेंस करवाते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने एक वेव की इंटरफेरेंस करवाई है तो हमें जी कम ही फ्रिक्वेंसी मिलेगी या हमें ज़्यादा ही फ्रिक्वेंसी मिलेगी, ज़्यादा नहीं। इसमें डिफरेंस इफ़ेक्ट आते हैं जिन्हें हम कंबाइंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। जब दो फ्रिक्वेंसी की वेव्स को हम इंटरफेयर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, कंबाइंड इफेक्ट्स आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के कंबाइंड इफेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, हमारे पास होती हैं, हमारे पास दो साइनोसॉइडल वेव्स हैं, ठीक है। अब जो हमारी दोनों साइनोसॉइडल जो एस वेव्स हैं ना हमारी, वो इन फेज हैं। या तो दोनों बिल्कुल इन फेज है या फिर स्लाइड सी आउट फेज होंगी एक दो वेवलेंथ्स। पूरी वेव नहीं, एक दो वेवलेंथ्स उसकी आउट फेज हो सकती हैं। जब ये होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी रिजल्टेंट आएगा ना, वो उसमें क्या होगा कि वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगी। मतलब दो वेव्स है ना, सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक वेव है, थोड़ी टेढ़ी मेरी ड्रॉ हो रही है बिकॉज मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। हमारे पास एक ये वेव है और एक बिल्कुल उसके सेम हमारे पास है ये वेव। जब ये दोनों वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी ना, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास एक न्यू वेव जनरेट होगी जो कि बिल्कुल इससे ज़्यादा होगी। लाइक ऐसे वो उसको कंप्लीमेंट करेगी। देखिए, दो हमारे पास वेव्स थी, निगलेक्टिंग द ड्राइंग क्योंकि वो इस तरह से रजिस्टर पड़ा है, थोड़ी सी सही नहीं बन रही उल्टा सा हाथ पकड़ के। तो इसमें क्या बेसिकली इसमें होता है कि कंस्ट्रक्टिव में, जिससे कंस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्ट करने से निकला हुआ, तो इसमें यही होगा कि हमारी दो वेव्स हमने ली हैं जो हमारी इन फेज थी, और वो दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो उनकी कॉम्प्लीमेंट करेंगी दूसरे को, और एक हमारे पास बड़ी कंस्ट्रक्टिव वेव जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दो इन फेज लेके एक बड़ी वेव जनरेट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता चल रहा है नाम से, डिस्ट्रक्ट होना है इसमें। और इसमें होगा क्या कि हमने दो वेव्स ली हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है।
ठीक है, हाफ बाय हाफ है, 180 डिग्री पे एक दूसरे के डिफरेंस है, उनकी वेवलेंथ हाफ पे एक दूसरे के 1/2 है, डिफरेंट है एक दूसरे से। और उसमें क्या होगा, जब ऐसी दो वेव्स हम इंटरफेयर करवाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जैसे हमारे पास सपोज हम ये लेते हैं, ये हमारे पास एक ये वेव है, एक ये वेव है हमारे पास नीचे वाली, और एक हमारे पास अब वेव आ जाएगी ये। अब देखिए, इसका क्रस्ट और ट्रफ, इन दोनों के क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। जहाँ पे एक का क्रस्ट आ रहा है, वहाँ पे दूसरी का ट्रफ आ रहा है। तो ये होगा कि जब इनकी इस तरह की वेव्स आ जाती हैं ना, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और हमारे पास कोई वेव नहीं रहती, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है एक। ये हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी जो चीज़ आती है, वो हमारे पास होती है कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस। अब हमारे पास कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस क्या होती है, कि हमारी दो वेव्स हैं जो कि स्लाइटली आउट ऑफ फेज है, मतलब दोनों मतलब है इन फेज, लेकिन थोड़ा सा उनमें माइनर डिफरेंस आ रहा है, स्लाइटली आउट ऑफ फेज है, थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंस है। जब ऐसी दो वेव्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगी ना, एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी वेव जनरेट होगी जो कभी इंक्रीज हो रही होगी, कभी डिक्रीज हो रही होगी। लाइक हमारे पास एक वेव है ये, देखिए ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंस है, मतलब स्लाइट आउट ऑफ फेस हैं ये दोनों, ठीक है। जब ये दो वेव्स आपस में कंसाइड करेंगी ना, इंटरफेयर करेंगी, तो हमारे पास एक ऐसी वेव आएगी जिसका कभी डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पीछे डिक्रीज हुआ था तो यहाँ पे इंक्रीज होएगा। मतलब एक पॉइंट पे उसका क्रस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरी साथ उसका ट्रफ डिक्रीज हो रहा है, तो अगले में क्रस्ट डिक्रीज हो जाएगा, ट्रफ इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह की वो थोड़ी सी वेव आती है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब उनका एम्पलीट्यूड कभी बढ़ रहा होता है, और कभी उनका एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा होता है। ओके, इस तरह की हमारे पास आ जाती हैं कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस की वेव्स। और बेसिकली हमारी जो इंटरफेरेंशियल करंट्स और ये जो हमारी हम मीडियम फ्रिक्वेंसी पढ़े, इसमें ज़्यादातर हमारी कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस ही यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी बीट फ्रिक्वेंसी, और उस पर वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ ली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये सारा पढ़ लिया हमने, फेज भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया कि जब हमारी दो वेव्स सेम फेज में होती हैं, तो उनका क्रस्ट से कंसाइड करता है, ट्रफ से कंसाइड करता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ जाता है, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड से ज़्यादा आ जाता है, जो हमने कंस्ट्रक्टिव में पढ़ा था। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी बीट फ्रिक्वेंसी, और अपनी जो है ना इसकी प्रिंसिपल पे थोड़ा सा वापस आके हम बताते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, देखो हमने बीट फ्रिक्वेंसी पहले पढ़ ली। अब हमारे पास दो जो करंट्स है ना, वो ट्रैवल कर रहे हैं लिटरल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ। मतलब हमारे पास है एक ही फ्रिक्वेंसी और है, एक ही फ्रिक्वेंसी और है। लाइक जैसे हमने एग्जांपल दी थी 5000 और 3800 हर्ट्स वाली, हमने जैसा जब बीट फ्रिक्वेंसी का एक्सप्लेन किया था, दो हमारे पास वेव्स हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है और वो ट्रैवल कर रही है। अब जब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी ना, तो क्या होगा कि हमारी जो जब वो एक दूसरे से कंसाइड करेंगी, तो या तो उनकी रिजल्टेंट में उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि हम लोग दो फ्रिक्वेंसीज लेते हैं, वो दो वेव्स लेते हैं, दोनों की अलहदा फ्रिक्वेंसीज होती हैं, अलहदा अलहदा फ्रिक्वेंसीज जब वो एक दूसरे से कंसाइड करती हैं, मिलती हैं, तो रिजल्टेंट वेव में या तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा या तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्टीन्यूस में जिस तरह हमने पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव में जिस तरह इंक्रीज हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव में दोनों कैंसिल करती, कॉन्टीन्यूस में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फ्रिक्वेंसी आती है ना, उसे हम कहते हैं बीट फ्रिक्वेंसी, जो हमने पढ़ी थी, जो कि डिफरेंस ऑफ दो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज का जब हम डिफरेंस लेते हैं और जो फ्रिक्वेंसी आ जाती है, वो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी आती है, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी है AMF,
ठीक है। AMF हमारे पास बेसिकली क्या होती है हमारी, ये होती है हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास राइटिंग मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही, ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, F1 माइनस F2। ठीक है, इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हम दो वेव्स ली हैं हमने, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कि 5000 है, एक की 3800 हर्ट्ज। इन दोनों को जब हम दूसरे से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी ना, उसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हम बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर देते हैं ना, अगर हम वेव की फॉर्म में देखें, एक हमारे पास ये सिंपल सी हमारी वेव जा रही है, ठीक है, और एक हमने थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट वेव ले ली है, ये हमारे पास जा रही है। तो इसके बाद हमारे पास जो वेव आएगी ना, उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टार्ट तो ऐसी हुई, यहाँ पे आके ऐसे ख़त्म, और फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हल्की। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इस तरह की मॉड्यूलेशन आ जाएगी। ये देखिए, एक हमने ये फ्रीक्वेंसी ली, एक हमने ये वेव ली, एक हमने ये वेव ली। इन दोनों वेव्स को जब हमने कंसाइड किया तो क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स में इनके क्रस्ट और ट्रैफिक एक दूसरे से डिफरेंस है। हमारे पास जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, एक नई तरह की बनेगी कि उसकी एम्पलीट्यूड जो होगा ना वो मॉड्यूलेटेड होगा, और उसमें कहीं कहीं ये बीच में कम हो जाएगी, कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा वर्किंग। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी वर्किंग यही होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ दो वेव्स ली, उनको कंसाइड किया, उससे हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी की नई वेव बन गई, मीडियम फ्रीक्वेंसी की ली, लो फ्रीक्वेंसी की नई बन गई, और उसके थ्रू हम थेराप्यूटिक पर्पसेस करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जिस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है ना, उस तरह हमारा एम्पलीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना, जिस तरह हमने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट कर दी, बीट फ्रिक्वेंसी ले आए, इस तरह हम एम्पलीट्यूड भी मॉड्यूलेट करते हैं। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं हम मॉड्यूलेशन डेप्थ के थ्रू के, मतलब हम एम्पलीट्यूड की डेप्थ चेंज करते हैं, 0 to 100 तक उसको लेके जाते हैं, 0 से 100% तक हम चेंज करते हैं, तो इसे हम मॉड्यूलेशन डेप्थ कहते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्वीप फ्रिक्वेंसी। स्वीप फ्रिक्वेंसी बेसिकली होती क्या हमारे पास, अब देखें, हमारे पास जब भी हम करंट से या फिर फ्रिक्वेंसी से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये आता है, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, वो अडेप्ट कर जाती है। ठीक है, अब हम मसल्स को ट्रीट कर रहे हैं, हमारे मसल्स के जो सेल्स टिश्यूज़ जो भी हैं वो अडेप्ट कर जाएंगे, और क्या होगा, फिर हमें वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा कि वो हमारी उस करंट के ऊपर फिर कोई इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्वीपिंग करते हैं, लाइक हम स्वीप का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। स्वीप क्या होता है कि हम स्वीप बेसिकली होता क्या है कि हम आर्टिफिशली किसी मशीन के थ्रू हमारी जो बीट फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसमें एक नई फ्रिक्वेंसी फीड कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्री सेट फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसके अंदर हमारी एक एडिशनल फ्रिक्वेंसी आ जाती है, और फिर क्या होता है कि एक नया पैटर्न जनरेट होता है, और वो टाइम के साथ, उस टाइम के साथ साथ फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। एक हमने ली प्रीसेट फ्रिक्वेंसी, एक हमने उसके अंदर फ्रिक्वेंसी ऐड कर दी। अब वो जो एडिशनल फ्रिक्वेंसी, जब तक हमारी प्रीसेट फ्रिक्वेंसी पूरी आ जाएगी ना, 0 से वहाँ तक आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हमारी एडिशनल फ्रिक्वेंसी पे भी वो जाएगा और वो वापस उस पर आएगा, तो वो चेंज होता रहेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। अब हमारे स्पेक्ट्रम में होता है बेर्नार्ड प्रिंसिपल। बेर्नार्ड प्रिंसिपल क्या होता है, यही होता है फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने वाला। मतलब बेर्नार्ड प्रिंसिपल में होता है कि हम फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं, उनको एक साइड फ्रीक्वेंसी पे नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है, अडेप्टेशन नहीं आती। स्पेक्ट्रम हमारे पास रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की। अब इस प्रोसीजर में बेसिकली ये सारा प्रोसीजर होता क्या है, अब हमारे पास हमने एक मशीन ली है, उसको हमने ऑटोमेटिकली सेट किया। सपोज हमने एक मशीन, अब जो हम स्वीप हमने देख लिया, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, स्वीप होता है फ्रिक्वेंसी ऐड करना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मशीन है, हमने एक थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इसे यूज़ करना है। अब हमने उसकी क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी लिखी है 20 हर्ट्ज, और हमने स्पेक्ट्रम की रेंज दे दी है उसमें 50 हर्ट्ज की। हमने ये स्वीपिंग कर दी है, स्वीप फ्रिक्वेंसी ऐड हो गई है। ठीक है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के साथ स्पेक्ट्रम की रेंज ऐड होगी 50 हर्ट्ज।
तो ये हमारे पास स्वीप का प्रोसीजर हो गया। और अब हमारे पास होगा क्या, जब वो मशीन अपना इफेक्ट करेगी तो पहले क्या होगी कि वो मशीन स्टार्ट होगी 20 हर्ट्ज से, ठीक है। अब वो 20 हर्ट्ज पे ही नहीं रहेगी, सिर्फ वो 20 हर्ट्ज से जो हमारी एडिशनल फ्रिक्वेंसी है ना 50, मतलब 20 + 50 वो 70 हर्ट्ज तक जाएगी। हम स्पेक्ट्रम की रेंज पूरी करेंगे, फिर वापस 20 पे आएगी, फिर दोबारा 70 तक जाएगी ग्रेजुअली। इससे क्या होगा कि बॉडी अडेप्ट नहीं करती, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए हमारे जो मसल परफॉर्मेंस है वो बेहतर आती है और थेराप्यूटिक पर्पसेस बेहतर होता है। इसमें हमारे पास क्या होंगे, स्पेक्ट्रम, हमारे पास हमने स्पेक्ट्रम ऐड करना होता है। हमारे पास अब 3 तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं। एक हमारे पास होता है, यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमारे पास होता है ट्रायंगुलर, एक हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर, और एक हमारे पास आता है ट्रेपेजॉइड पैटर्न। अब हमारे पास ट्रायंगुलर क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगुलर, और हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर, और हमारे पास आता है ट्रेपीजॉइडल, ठीक है। ये हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रेपीजॉइडल। ट्रायंगुलर में क्या होता है कि हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी ऐड की, हमने उसके ऊपर स्पेक्ट्रम डाला, वो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट 20 से स्टार्ट हुआ, 70 तक गया, वापस 20 पे, वापस 70 पे, वापस 20 पे, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर पैटर्न आ गया। अब इसका फ़र्क समझ आ जाएगा जब रेक्टेंगुलर हम देखेंगे। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, हमने 20 ऐड किया था, वो थोड़ी देर के लिए 20 हर्ट्ज पे रहा, फिर वो ग्रेजुअली अपनी पीक तक गया जो कि 70 हर्ट्ज हमने रखी थी, फिर वो थोड़ी देर 70 हर्ट्ज पे रही की ही करंट देता रहा, उसके बाद वो वापस आया हमारे 20 हर्ट्ज पे, थोड़ी देर 20 हर्ट्ज पे रहा, फिर 70 हर्ट्ज पे। ये हमारे पास आता है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न में वो स्टे नहीं करता, 20 और ग्रेजुअली बढ़ने लगे, 70 ग्रेजुअली बढ़ने लगे, बस गया ऊपर नीचे आ गया, गया ऊपर नीचे आ गया, स्टे नहीं करता। ट्रेपेजॉइडल पे हमारे पास ये हुआ कि स्टार्ट हुआ, ऊपर गया 70 तक, उसने थोड़ी देर 70 पे स्टे किया, फिर आराम आराम से वापस आया, फिर थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया। ये रेक्टेंगुलर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा ऊपर जाना है ना वो ग्रेजुअल आता है, इसमें उतना ग्रेजुअल नहीं आता, ठीक है। और अब हमारे पास आगे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस, हमारे इंटरफेरेंशियल करंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। हमारे जो इंटरफेरेंशियल करंट्स होते हैं इनके हमारे पास बहुत से एडवांटेजेस आते हैं, हमने कुछ पहले भी पढ़े हैं। जिस तरह ये हमारी जो है ना सेंसरी नर्व की इरिटेशन नहीं करवाते। जो इंटरफेरेंशियल करंट्स होते हैं ना ये हमारी बर्निंग कॉज नहीं करते। और उसके अलावा जिस तरह हमारे गलवानिक करंट्स, लो फ्रिक्वेंसी करंट्स स्किन की बर्निंग करवा देते हैं और स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, रिएक्शन हो जाता है स्किन में, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा ये होता है कि ये अल्टरनेटिव करंट्स होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा, हम स्वीप करते हैं, स्पेक्ट्रम नया ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी ये वाले जो करंट्स होते हैं ना ये बॉडी इनकी अडेप्टेबल नहीं होती और ये ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ये डीपर लेयर तक जाती है, तो ये मसल, टेंडन्स, बर्सा इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये करंट जब हम लोग लेते हैं ना, लाइक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स लगाई और हम लोगों ने उनको इंटरफेयर करवाया। अब जो वो जिस पॉइंट पे वो इंटरफेयर करेंगी ना उस पॉइंट पे थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा। अब उस पॉइंट पे थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, इसलिए हमने अगर एक पॉइंट पे हम सिर्फ हमें चाहिए थेराप्यूटिक पर्पजेस तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकलाइज्ड इफेक्ट देती हैं। ये पूरी स्किन को इफेक्ट नहीं देंगी, जिस पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगी बस उस पॉइंट पे हमें इफेक्ट मिलेगा, तो इसलिए भी ये बहुत बेहतर होती हैं। उसके अलावा इनमें ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है, मीडियम मतलब लो से ज़्यादा मीडियम फ्रिक्वेंसी, लाइक रेंज इसकी 10,000 हर्ट्ज तक होती है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम आती है स्किन की। उसके अलावा हम इसको ट्रीटमेंट का मेथड कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट मेथड में हमारे पास आएगा कि हमारी जो स्किन हो ना वो पेशेंट को हमने किस तरह ट्रीट करना है, कि पेशेंट की स्किन साफ़ होनी चाहिए, लाइक उसकी बॉडी पे अगर कोई भी ब्रूसिंग है या फिर इस तरह कोई भी चीज़ है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसा बम्प टाइप आ रहा है तो वैसलीन से हम उसे कवर करेंगे या किसी भी पेट्रोलियम जेली से उसे कवर करके फिर हम यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। बॉडी अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए। कोई बाल वगैरह है तो वो इलेक्ट्रोड्स हमारे इरिटेट होंगे तो हम उन बाल वाले, ज़्यादा बाल हैं थोड़े बहुत चल जाएंगे, ज़्यादा हैं उनको रिमूव कर देंगे और उनको हम इस तरह से प्लेस करेंगे अपने इलेक्ट्रोड्स को कि जो उनका क्रॉसिंग पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करें वो एग्जैक्ट वो पॉइंट हो जिस पॉइंट पे हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उनका स्पेक्ट्रम सेट करेंगे।
फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, हमें अपर फ्रीक्वेंसी बेस फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, हमें अपर फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, कि मतलब हमें बेस फ्रीक्वेंसी मतलब हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए जिसे हम लेना, और अपर फ्रीक्वेंसी कहाँ तक चाहे वो स्पेक्ट्रम के सेट करने में आ जाएगा। जो हम स्वीप ऐड करेंगे उसमें हमारी अपर और बेस फ्रीक्वेंसी दोनों आ जाएंगी। स्पेक्ट्रम देखेंगे, हमें ट्राइंगुलर चाहिए, ट्रेपेजॉइड चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, वो हम ऐड करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम आराम आराम से स्टार्ट करेंगे, पेशेंट से पूछते रहेंगे कि आपको फील हुआ है, जहाँ पे पेशेंट को फील हो जाए और वो कहे कि बस अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। पेशेंट इरिटेट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए कि मतलब वो पेनफुल ना हो, उसके लिए हम स्टॉप कर देंगे। उसके अलावा ये है कि हम लोग 4 इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, सब उनका करंट डिफरेंट होगा एक दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसी ही वेवलेंथ, एक जैसी फ्रिक्वेंसी, एक जैसी एम्पलीट्यूड पे पेशेंट को फील हो सकता है कि किसी पे कम फील हो जाए, किसी पे ज़्यादा पे जाके फील हो, तो ये इंडिपेंडेंट होता है इससे। उसके बाद जब हमारा ये टाइम पूरा हो जाएगा तो हम आराम से उतारेंगे इसको, स्विच ऑफ करेंगे, फिर इलेक्ट्रोड की एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम 3 तरह से इंफ्रेंशियल करंट थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक, डायनामिक और बाइपोलर। स्टैटिक में क्या होगा कि जो हमारा इंटरफेरेंशियल थेरेपी का सेटअप होगा ना, वो स्टैटिक रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। डायनामिक में क्या होगा कि वो हमारा जो सेटअप होगा ना इंटरफेरेंशियल करंट का वो टू एंड फ्रो मूव करेगा 45 डिग्री के एंगल पे। अब ये इफेक्ट हम कैसे ले सकते हैं, हम करंट की इंटेंसिटी 50 और 100% के दरमियान चेंज करके हम ये इफेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइपोलर इंटरफेरेंस। बाइपोलर इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, हम पेशेंट को 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो है इंटरफेरेंशियल करंट प्रोड्यूस करवा के थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सकते हैं। ये छोटे स्मॉलर एरियाज के लिए मोस्टली यूज होता है। अब इसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे पास, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरफेरेंशियल करंट्स है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, मतलब हमने जो थेराप्यूटिक इफेक्ट लेने हैं ना, वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, हम डिपेंड किस पे करेंगे कि हम लोगों ने जो हमारी इंटरफेरेंशियल करंट लिया था उसका मैग्नीट्यूड क्या रखा है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है वेव की, उसके अलावा हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वो सही लगाए हैं या नहीं, और हम लोगों ने किस तरह का मोड यूज़ किया है कि हम लोग कांस्टेंट करंट दे रहे हैं या हम उसे अल्टरनेटिव दे रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, रिदमिक है, ये इसमें आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यह है कि इसमें हम क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स क्या ले सकते हैं, मतलब हमारे क्या क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं यूज़ करने से। इसमें क्या आता है, हमारी पेन रिलीफ होती है, हमारा एडिमा कम होता है, ब्लड फ्लो हमारे इम्प्रूव होता है, हमारे मसल की स्टिमुलेशन होती है, हमारा अब इसमें क्या होगा कि हमारा ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज होता है और हमारी एडिमा कैसे रिड्यूस होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे होगा कि हम लोग जब इंटरफेरेंशियल करंट्स लगाते हैं ना, तो अगर हम रिदमिक में लगा रहे हैं कि हमारा करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो जब किसी मसल को वो करंट जा रहा है, वो वेवलेंथ जा रही है और मसल बार बार मतलब स्टिमुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि वो बीट प्रोड्यूस हो रही है और मसल हमारे मूवमेंट हो रही है उस तरह से रिदमिक के, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो जो होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। और जब ब्लड फ्लो किसी जगह पे इंप्रूव होता है तो वहाँ पे जितने भी एग्जिडेट जितनी भी चीज़ें जमा हुई हुई होती हैं वो वहाँ से उसके थ्रू फ्लो कर जाती हैं, और क्या होती है कि हमारी जो स्वेलिंग होती है, जो हमारी वहाँ की इन्फ्लेमेशन होती है, वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो पेन रिलीफ हम इसमें कैसे करा सकते हैं। ठीक है, मोटर स्टिमुलेशन हम कैसे करा सकते हैं और पेन रिलीफ कैसे करवा सकते हैं। मोटर स्टिमुलेशन हम किस तरह कराते हैं कि जब हम किसी मसल को फ्रीक्वेंसीज देते हैं, मतलब हमारे पास रेंज आ गई है कि हम लोगों ने 1 से 100 हर्ट्ज तक यूज़ करते हैं हम इंटरफेरेंशियल करंट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ करके उससे जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं 1 से 100 हर्ट्ज तक लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जब ये करंट जब ये फ्रीक्वेंसी लगती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर हम कॉन्टीन्यूस करंट दे रहे हैं और तो हमारे मसल्स जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, लेकिन अगर हम रिदमिक दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, इस तरह उनकी बीटिंग पंपिंग टाइप उनकी आएगी सिचुएशन। अब क्या होता है कि हमारी अगर हम दे रहे हैं बहुत छोटी सी फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस होगा, समझ छोटा सा ट्विच आएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 55 से 20 हर्ट्ज तक, 5 से 20 हर्ट्ज के दरम्यान, तो एक टेटनिक कंट्रैक्शन आएगा कि मतलब थोड़ी देर के लिए वो कंट्रैक्शन सस्टेन करेगा। उसके बाद लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा रहे हैं, हम 100 हर्ट्ज तक ले गए हैं उसको, तो क्या होगा कि वो
कॉन्टिन्यूस टेक्निक कंट्रैक्शन आ जाएगी कि मतलब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा और वो मसल फिर रिलैक्स नहीं करेगा। इसमें हम कैसे करवा सकते हैं पेन रिलीफ? हम इस तरह से करवाते हैं कि जो हमारी हम मतलब देखिए, एक तो हमारी हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स दी, उससे क्या हुआ कि हमारी वैसोडाइलेशन हो गई और हमारा ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, एडीमा कम हो गया, इससे भी पेन में बहुत इफेक्ट आएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है कि हमारे जो हम जब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं ना, हम हाई फ्रीक्वेंसी अगर दे रहे हैं 100 हर्ट्ज पोज दे रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, जो हमारे स्मॉल नर्व फाइबर्स पे तो नहीं इतना इफेक्ट आएगा, लेकिन जो हमारे लार्ज नर्व फाइबर्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इससे स्टिमुलेट हो जाएंगे और उसमें उससे क्या होगा कि जो हमारे नोसिसेप्टर सिग्नल्स होंगे ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पेन की फीलिंग नहीं आएगी वहाँ पे इतनी, वो नर्व की ब्लॉकिंग हो जाएगी इस वजह से। उसके अलावा ये होता है कि हमारे उसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे जिस तरह जो पेन लेके जाने वाले, जो हमारे डिटेक्ट करने वाले सी नर्व फाइबर्स होते हैं, गैमा नर्व फाइबर्स होते हैं, इनकी रेंजेस होती है 15 हर्ट्ज सी फाइबर्स की होती है, 40 हर्ट्ज गैमा फाइबर्स की होती है। जब हम इतनी वेवलेंथ, इतनी फ्रिक्वेंसी दे रहे होते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि इनकी ब्लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स आगे नहीं लेकर जा पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे पेन जो होता है ना, वो कम हो जाता है और पेन इतना नहीं होता। ये पेन रिलीफ करने के लिए बहुत से थेराप्यूटिक पर्पसेस में बहुत सी कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है। जहाँ पे पेन किलर पेशेंट को नहीं दी जाती, वहाँ पे हम मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स के थ्रू पेशेंट की पेन रिलीफ करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाएंगी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब ये यूज़ तो होता है हमारे पास, लेकिन इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती है। लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें हम नहीं देंगे इसको, हम इसको आइस के करीब नहीं दे सकते। उसके अलावा हम कहीं पे थ्रोम्बस है वहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि उसके नतीजे में थ्रोम्बस मूव करने लग जाएगा और इम्बोलस में चेंज हो जाएगा, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई पेस मेकर लगा हुआ है पेशेंट को, उसके आसपास हम नहीं दे सकते, वो करंट वेव्स इंटरफेयर करेंगी। कार्डियक डिजीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा स्वेयर कार्डियक डिजीज़ है तो हम नहीं देंगे। पेशेंट का हेमरेज है हम नहीं देंगे। टीबी हुआ हुआ नहीं देंगे। फीवर की कंडीशन में ये नहीं लगाया जाता। कहीं पे स्किन पे इन्फेक्शंस है, एलर्जी हुई हुई है, तो उस इन्फेक्शन एलर्जी या कहीं रप्चर हुई हुई स्किन, उसके ऊपर हम नहीं दे सकते इसको। उसके अलावा बोन की जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, एपिफिजियल प्लेट जो होती है बच्चों में, हम उनके आसपास नहीं लगाते हैं। मोस्टली बोन्स के ऊपर ये वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता। और कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है उसमें भी हम लेंगे नहीं लगाएंगे। एपिलिप्सी का पेशेंट है नहीं लगा सकते। तो इसके साथ साथ बहुत सी इस तरह कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आती है जिसमें हम ये पेशेंट को नहीं देते। अब आगे हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। हमारे पास 3 तरह, अब हम लोग जिस तरह हम यूज़ करते हैं मोस्ट क्लिनिकल सेटअप्स, हम टेंस वगैरह यूज़ करते हैं जिससे हम पेन रिलीफ करने के लिए पेशेंट को वो देते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। अब वो हमारे पास दूसरा के इलेक्ट्रोड्स होता है, हमारे पास 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली। मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स में थेराप्यूटिक इफेक्ट्स लेने के लिए हम जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हमारे करंट को बॉडी, जो हम पेशेंट की स्किन के साथ अटैच करते हैं, जो फर्दर इलेक्ट्रोड जो वेवलेंथ जो जो हमारे करंट्स हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स 3 तरह के होते हैं, प्लेट, वैक्यूम और पेन। ठीक है, सबसे पहले आ रहे हैं प्लेट इलेक्ट्रोड्स। प्लेट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, हमारे पास फ्लैट रबर टाइप होते हैं ये, मतलब जिस तरह बिल्कुल प्लेट होती है फ्लैट, उस तरह ये फ्लैट होते हैं। रबर टाइप मटेरियल होता है, पेशेंट की बॉडी के साथ हम इसे लगा देते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है और इसमें कोई इरिटेशन नहीं होती पेशेंट को। ये बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं हमारे पास, हम रबर बैंड के थ्रू इनको पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं ताकि ये मूव ना करें। ये अच्छी तरह से अडेयर हो जाते हैं और ये लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। छोटे अगर हम प्लेट्स लेंगे, छोटे इलेक्ट्रोड्स लेंगे, वो छोटे एरिया को भी कवर कर लेंगे, लेकिन इनका इफेक्ट सुपरफिशियल होता है, ज़्यादा डीप इफेक्ट ये नहीं देते। उसके बाद हमारे पास आते हैं वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स। वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास एक वैक्यूम सक्शन टाइप कप होता है, जो हम पेशेंट जिसके हम जो एजेस होते हैं वो गीले करके पेशेंट की बॉडी के साथ लगा देते हैं। वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, एडहेयर करते हैं और फिर वो अपना इफेक्ट देते हैं। अब इसमें क्या है कि ये हम लोग हेयरी एरियाज़ पे नहीं लगाएंगे ज़्यादा, जहाँ पे बाल हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो अच्छी एयर टाइट सील नहीं बनेगी, वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा और सही इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है पेन। अब पेन हमारे पास जिस तरह हमारी पेंसिल पेन होता है, बारीक से इलेक्ट्रोड होते हैं, बिल्कुल छोटी जगह पे जब हम लोगों ने करना होता है तो हम उन इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं ताकि हम माइनर से माइनर जगह भी कवर कर सकें। ये हमारा लेक्चर था मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का। थैंक यू।